Once again, I welcome you in Max Marks classes. The chapter is Outcome of Democracy. Outcomes of Democracy. हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे बच्चों. And now today we are going to discuss the few important question. और जो important question है, we try to include the variety of the question. अगर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात करें, जो भी आपका पेपर होगा बच्चों, उसमें आपका बेसिकली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के अलावा कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होंगे. कार्टून बेस्ड क्वेश्चन के अलावा एमसीक्यूज एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके. बेसिकली दीज आर द 4 ऑथराइज्ड कैटेगरी in which the question will come in your coming examination. So ये ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हैं. इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे. So our expert of विद्या मंदिर that include the variety of question, अलग अलग प्रकार की वैरायटी के क्वेश्चंस उन्होंने इंक्लूड किए हैं. So let's discuss the first question that is in on your screen. आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने एक चर्चा की थी बच्चों, जब हम लोगों ने लेक्चर को स्टार्ट किया था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि there are so many facilities all the peoples in democratic country have enjoyed, various type of right, various type of duties, and that all the decision by the democratic government have been taken on the basis of norms and procedure. तमाम तरीके के norms and procedure फॉलो करने के बाद सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं. बट sometime what happened that the democratic government is failed to fulfill the expectations of the peoples. जो हम लोगों के expectations हैं उनको पूरा नहीं कर पाते. भारत जैसे देश में जहां लगभग जो टोटल पॉपुलेशन है आज हिंदुस्तान की लगभग 140 करोड़ 140 करोड़ की आबादी, जिसमें कि डिफरेंट आपके रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं, टोपोग्राफी आपकी यहाँ की डिफरेंट है, एंड तमाम तरीके की डाइवर्सिटीज़ इंडिया में पाई जाती है. एंड तो सम टाइम व्हाट हैपन कि सरकारें कुछ डिमांड्स को, कुछ एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती हैं. सो जब ये एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती हैं तो कई बार तमाम तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रेशर है, दे हैव टू फेस वेरियस टाइप ऑफ जो प्रेशर है उनको फेस करना पड़ता है. इफ़ यू सी द फर्स्ट फिगर, आप इस फर्स्ट फिगर को देखिएगा बच्चों, द डेमोक्रेसी आर इज देयर. यहाँ पर डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी के अलावा तमाम तरीके की चीजें हैं. ये स्टोन एक तरीके से आ रहे हैं, और ये एक हमारा एक ये डेमोक्रेसी, आप इसको डेमोक्रेसी मान के चलिएगा. ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जो देश में फॉलो किया जाता है, जो फॉलो किया जाता है. अब आप देखिएगा, दीज आर द स्टोन एंड दीज आर द स्टोन ऑफ वी कैन से प्रेशर. ये एक तरीके का प्रेशर है. प्रेशर क्यों है? क्योंकि सम टाइम द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फेल्ड टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल्स, एंड व्हेन द गवर्नमेंट इज फेल्ड टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल्स, तो जो मेजर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको जब हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, दैट इफ आर फुल डिजायर, इफ आर इच्छाएं आर नॉट कंप्लीटेड, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द government. So in this picture there is a one thing is clear, that if this cartoon comes in your examination and if you study the entire system, आप पूरे के पूरे सिस्टम को इसको स्टडी करें तो आप ये पाएंगे कि what happened कि when the government is not able to fulfill the desire, fulfill the expectations of the peoples of India, so the people start blaming. उसको blaming करना शुरू कर देते हैं, यार ये सरकार तो अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी थी, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं. अगर सरकार हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कार्य नहीं करती है, सो द वेरी कॉमन फीचर्स दैट शोज इन दिस फिगर दैट ब्लेमिंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ये ब्लेमिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है. तो इसी तरीके के कुछ फिगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे. आपको सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से हमने इस तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं. नेक्स्ट फिगर आप देखिएगा, दिस इज द नेक्स्ट फिगर. आप इसको देखिएगा, ऊपर इस व्यक्ति की बड़ी बॉडी शॉडी डोले शोले बने हुए हैं,
और नीचे से एक तरीके से ये बेचारा बहुत कमज़ोर है। जो कमज़ोर है वो बेसिकली एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हम एक वर्ड और मेंशन करना चाहेंगे, इसको कर देते हैं आप पुअर। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति होता है रिच, जो आप इसकी बॉडी फिगर से ही देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास ना ही नीचे जा सकता है ना ही ऊपर जा सकता है, एंड दे हैव टू मेंटेन, पूरे के पूरे साल, पूरे के पूरे जीवन भर अपनी लाइफ को मेंटेन करने में निकाल देते हैं। ये एक तरीके से मिडिल क्लास है, एंड दीज आर द पुअर कैटेगरी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करते हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। हम कोई ज्योग्राफी, हम कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। सो वी आर सपोज टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिगर इन द इकोनॉमिक्स लैंग्वेज। एक तरीके से इकोनॉमिक्स के फॉर्म में हम इसको समझने की कोशिश करें। इकोनॉमिक्स को समझने में इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वैसे पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। आप इन तीनों चीज़ों को देखें तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट दिस फिगर रिप्रेजेंट, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये फिगर एक इंपॉर्टेंट चीज फिगर रिप्रेजेंट कर रही है जिसको कहते हैं डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। किस तरीके की डिस्पैरिटीज रिच और पुअर में पाई जाती है, आप ये खुद देखिएगा। ये एक तरीके से रिच मैन है, पावरफुल है, पैसा भी है, गाड़ी घोड़ा भी है, सब कुछ है। ये है मिडिल क्लास, दे आर मेंटेनिंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने में समय निकालते हैं। एंड दीज आर द पुअर, एंड दिस सिचुएशन ऑलमोस्ट फाउंड इन एवरी कंट्री। हर देश में सिचुएशन पाई जाती है जहाँ का एक तबका गरीब होता है, एक तबका मिडिल क्लास होता है और एक तबका रिच क्लास होता है। इसका एक कारण है जो कई देश नज़रअंदाज करते हैं। इसका कारण हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो भी एक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है देश के अंदर, किसी भी देश में, उनका जो एक्यूमुलेशंस होता है दे आर इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथों में होता है। और वो जो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है वो रिसोर्सेज को इंडिस्क्रिमिनेटली तरीके से यूज करते हैं और उनका दोहन करते हैं, और वो रिसोर्सेज एक समय बाद खत्म हो जाते हैं। और जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी हमारी सोसाइटी है वो दो सेगमेंट में बट चुकी है, एक होता है रिच और एक होता है पुअर। आप इसको इस आधार पे समझ लीजिएगा, दे हैव रिसोर्सेज एंड दे हैव नॉट, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। So if this question come in your examination that what does this figure represent, that this figure represent the disparities between rich and poor, गरीब और अमीर और मध्यम वर्ग में कितना अंतर पाया जाता है देशों के अंदर, आप इसी फिगर से एग्जाम्पल लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ हमने और बताई थी बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है तो जो बेसिकली हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने में फेल रहे हैं, और जो बाकी हमारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन देशों में ज़्यादा एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी तरीके के फिगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको बहुत ध्यान से करना है। सो दिस क्वेश्चन टेल्स अस अबाउट द वी कैन से दैट disparities between rich and poor. So this is the another category which we want to discuss with you all. Now just see the third, this is the basically we have include the source based question। एक हम लोगों ने source based question यहाँ पर include किया है, और basically इसको include करने का जो बच्चों पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि हम अच्छी तरीके से आपको तैयारी करा सके। और जो हमारी एक मैक्स मार्क्स की टीम है उसने ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को इंक्लूड करने का पर्पज़ यही है, सो दैट यू कैन वेल प्रिपेयर बिफोर फेसिंग द फर्स्ट एग्जाम। आप अपने फर्स्ट एग्जाम को फेस करने से पहले पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। सो यू आर सपोज टू जस्ट रीड आउट दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन इन द क्राइटेरिया फॉर द जजिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट द डेमोक्रेटिक इज दैट एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। यू आर सपोज टू जस्ट रीड आउट वेरी केयरफुली। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम्स में आपका ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको बहुत ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है, क्योंकि पैराग्राफ के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी में मिलेंगे। सो पैराग्राफ आपके सामने था, वो आपने पढ़ा होगा। वी आर नॉट एबल टू शो द क्वेश्चन एंड एज वेल एज दीज पैराग्राफ, सो प्लीज सी द फर्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ दीज ट्रू रिगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है इन रिगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। द सिटीजन आर वेल अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज, पहला है वेल अवेयर देयर ड्यूटीज, दूसरा है द सिटीजन एक्सपेक्ट अ लॉट, एंड द थर्ड द वोटर ऑलवेज हैव द मीनिंगफुल चॉइस, एंड फोर ऑल ऑफ अबव। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, द सिटीजन आर वेल अवेयर देयर ड्यूटीज, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड वन, सिटीजन आर एक्सपेक्टेड ए लॉट, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड करते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, द वोटर ऑलवेज हैव द मीनिंगफुल चॉइस, मीनिंगफुल चॉइस का मतलब है जो भी वोटर होते हैं उनकी मीनिंगफुल चॉइस होती है। सो ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो द राइट ऑप्शन अंडर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल द अबव। सो बी केयरफुल while attempting the question. This is the second question. Dash are the testimony of the success of democracy. बेसिकली आपको ये बताना है कि डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए बेसिकली क्या चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, या आपका कंप्लेंट्स है, या यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें या कंप्लेंट्स की बात करें, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, ये सब तब पूरी होती हैं जब आपके देश में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज इसका राइट ऑप्शन है, और आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आपको इसमें चीज़ें नज़र आएंगी। एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन हम लोग यहाँ इसको प्रॉपरली डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसके क्वेश्चंस को देखेगा तो इसका जो राइट आंसर है ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज आपका राइट आंसर है। थर्ड, नॉन डेमोक्रेटिक रिगमी ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आइज। नॉन डेमोक्रेटिक जो रिगमीज होती हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आंखें बंद कर लेती हैं किन चीज़ों की तरफ से, सोशल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिएगा वैसे तो देखा जाए तो वो अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम रखते हैं, सोशल डिफरेंसेस को भी कम रखते हैं, बट देयर इज़ ए लैक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर, तो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। Our next question is, dash is giving the due consideration in a democracy. There are four options are given here. Number one, ruling party. Number two, opposition, minority group and local leaders. यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन भी होता है, माइनॉरिटी ग्रुप भी होता है, लोकल लीडर्स भी होते हैं, सभी होते हैं। और अगर ड्यू कंसिडरेशन जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको भी पूरी की पूरी तरीके से ड्यू कंसिडरेशन इसमें दिया जाता है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी इज डिपेंड दैट हाउ इज आर अपोजिशन। किसी भी देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का अपोजिशन सिस्टम किस प्रकार का है। नॉन डेमोक्रेटिक जो एक वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं वो किस प्रकार की हैं। विपक्ष का रोल सरकार को सही दिशा में ले जाने का होता है, और सरकार अगर कहीं कोई गलत कार्य उठाती है या उससे समाज का नुकसान हो सकता है उस तरफ ध्यान अंकित कराना, ये बेसिकली नॉन जो हमारे एक तरीके से अपोजिशन होता है, इसको विपक्षी पार्टी बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं, इसका मेन काम होता है। सो दीज क्वेश्चन कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन, सो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज देयर वी हैव इंक्लूड द फॉलोइंग क्वेश्चंस that can come in your examination, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल डेमोक्रेसी में पाया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि all the decision in a democracy have been taken on the basis of deliberation, norms and procedure। तो जो नॉर्म्स, प्रोसीजर और डेलिब्रेशन के बिहाफ पे सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर तमाम तरीके की जो ट्रांसपेरेंसी है वो पाई जाती है। क्या क्या ट्रांसपेरेंसी होती है उसको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे कि डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है
वो पूरी की पूरी तरीके से कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लिया जाता है। बिना नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। तमाम तरीके के नॉर्म्स और पूरी की पूरी लग्नता को फॉलो करते हुए समस्त प्रकार के डिसीजन डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं, या आप ये कहिएगा कि ओनली डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं, अन्य किसी प्रकार के सिस्टम में नहीं लिए जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीजन होते हैं वो डिले होते हैं। नेक्स्ट इज, सो ए सिटीजन हु वांट्स टू नो ए डिसीजन वाज टेकन थ्रू करेक्ट प्रोसीजर कैन दिस फाइंड आउट। मीन्स द पीपल दोज हु आर रिजाइडिंग इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो व्यक्ति रहते हैं, दे हैव राइट टू फाइंड आउट दैट व्हाट वाज द प्रोसीजर टू टेकन द डिसीजन। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो वहाँ के जो नागरिक होते हैं, जो जनता होती है, उसको ये अधिकार होता है कि जो डिसीजन लिया गया है उसका सही और मौलिक प्रोसीजर्स क्या है, और सरकारें उसी को पूरा करती हैं। सिटीजन हैज़ राइट एंड द मीन ऑफ एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो अभी हमने बताया, जब भी एक तरीके से व्यक्ति को अधिकार होता है वो एग्जामिन करे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और इसी को ही हम एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का नाम दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स एक तरीके से पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर, देयर इज नो clout, there is no any doubt, and all the peoples, all the leaders, all the opposition leader, all are aware that what the decision have been taken by the government. इसको transparency कहते हैं, and this is only possible in democratic form of system, not in any other form of system. So this question can be come in your examination, so be careful. जो आप ये तीनों पॉइंट हम इसको इंक्लूड किए हैं, आप इसको देख सकते हैं. So let's go to the last question of this chapter. This is very important that democracy also have some certain flaw. जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ फ्लॉज होते हैं. सो वो क्या क्या कमियां होती हैं उसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं. नंबर 1, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. Sometime we found that in the democratic form of system कि कई बार क्या होता है कि सरकारें फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाती हैं. नॉट अ सिंगल पार्टी कंप्लीट द फुल मेजोरिटी. तो कई बार क्या होता है 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया, 6 महीने बाद भी पार्टियां सरकार बनाने में सक्सेस नहीं हो पाती हैं, तो फिर से चुनाव कराने की नौबत आती है, जिसको हम मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं. मिड टर्म इलेक्शन और दो तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगा. ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली. एक होता है हमारा मिड टर्म इलेक्शन और एक होता है आपका बाई इलेक्शन. बेसिकली मिड टर्म इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सरकार पूरी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाती है, अपनी सीटें पूरी नहीं कर पाती है, तो उसको हम लोग मिड टर्म इलेक्शंस में कन्वर्ट करते हैं. मिड टर्म इलेक्शन में कन्वर्ट करने से मतलब है कि अगर सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी सीटें जीत कर नहीं आती है, तो उस स्थिति में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको एक बाई इलेक्शन, जो मिड टर्म इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ते हैं. दूसरा एक इसमें नया कॉन्सेप्ट है बाई इलेक्शन. बाई इलेक्शन का मतलब है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई सीट खाली हो गई है, किसी ने रिज़ाइन कर दिया है, या उस पर्टिकुलर सांसद की या विधायक की डेथ हो गई है, तो विद इन 6 मंथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव टू कंडक्ट द इलेक्शंस कंडक्ट करने होते हैं. तो ये बाई इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है. तो कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ा सा होता है. सेकेंड इज करप्शन. दिस इज द मोस्ट कॉमन फीचर्स और मोस्ट कॉमन वी कैन से नेगेटिव पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट देयर इज ए स्पेस ऑफ करप्शन. करप्शन सबसे ज़्यादा है. भ्रष्टाचार जगह जगह पर आपको मिल जाएगा. कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें बिना करप्शन के कामयाब नहीं होती हैं. करप्शन थोड़ा सा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम में होता है. ज़्यादा आज़ादी एक तरीके से सिस्टम को ख़राब करती हैं. ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन के रेफरेंस में इसको पढ़ रहे हैं बच्चों. तो करप्शन भी एक इशू है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सेकंड फ्लो है कि करप्शन भी यहाँ पर होता है. Next is efficiency of the system. Efficiency of the system, that sometime the elected government is not completely free to take the decision. मान के चलिएगा
कोई भी सिंगल पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आती है और देश के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ जाए। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है बच्चों जो मिलीजुली सरकार होती है। मिलीजुली सरकार का मतलब है जो कई दलों से मिलकर बनती है। मान के चलिए कोई सिंगल पार्टी फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाती है और जब 2 या 3 पार्टी मिलकर होती है तो उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट कई बार फुल इंडिपेंडेंस के साथ या पूरी स्वतंत्रता के साथ डिसीजन नहीं ले पाती है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, इसके थोड़ा सा कमी हम लोगों को महसूस होती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन मीन्स देयर आर सो मेनी लीडर्स यू कैन फाइंड आउट। तमाम ऐसे लीडर आपको हर पॉलिटिकल पार्टी और हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में मिल जाएंगे, लेकिन उनको देश चलाने के लिए जो राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, जो राजनीतिक सूझ और बूझ होनी चाहिए, वो नहीं होती है। खाली कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं बनते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल एजुकेशन का होना जरूरी है, नॉर्म्स होना जरूरी है, उसका ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप देश को चला पाएंगे। और देश को चलाने के लिए पॉलिटिकल एजुकेशन एज वेल एज द नॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑफ द डिफरेंट नेशन, अन्य देशों में क्या पॉलिसी चल रही है, उसका होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए ये जो पॉलिटिकल एजुकेशन का काम है, आजकल हमारे देश में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे कैबिनेट सचिव हैं, वो करते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम मेनली पॉलिसीज को बनाना है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसका मुख्य काम यही होता है। इसके अलावा देयर आर नेक्स्ट पॉइंट जिसको कहते हैं लिमिटेड रिस्पॉन्सेज एंड रिप्रेजेंटेशन। बहुत ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिमिटेड है हमारे देश में, और जो रिस्पॉन्सिवनेस है, एक जो जवाबदेही होती है, वो हर व्यक्ति के मन में नहीं होती है। तो जबकि होना चाहिए, तो ये भी एक पॉइंट है कि हर व्यक्ति को जवाबदेह होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट स्लो डिसीजन मेकिंग। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। जब पूरा का पूरा सिस्टम पूरे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के साथ लिया जाता है, पूरा नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ पर जो भी डिसीजन है वो थोड़े स्लो लिए जाते हैं। तो ये भी एक मुख्य कमियों में हम इसको काउंट करते हैं। एक तरीके से ये भी हमारा डेमोक्रेसी का फ्लो होता है। सो दीज वर द सम कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर टीम इंक्लूड अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंडर में हमने इसको इंक्लूड किए। सो आई होप दैट द सम ऑफ द क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। Regarding these questions, regarding this chapter, if you have any doubt, you are supposed to please contact us through the YouTube channel, through the mail, through the address, any other means आप हमसे contact कर सकते हैं। We are 24/7 are ready to just give the response of your questions. So that's all about this chapter. Thank you very much.